डियर एस्पिरेंट्स, नमस्ते। 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले रणबांकुरे, जैसा कि पता है 13 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है। प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को हो जाएगा, अर्थात अब से आज से देखें तो महज 48 दिन शेष बच गए हैं। 48 दिन भी एक दिन एग्ज़ाम की तैयारी में आज का दिन चला ही गया है। कुल मिला के 45 दिन शेष बचे हुए हैं और इन 45 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस संबंध में आपको मैं विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और कई सब्जेक्ट हैं। इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, गणित, कुल मिला के मोटे तौर पर देखें तो 8 सब्जेक्ट्स हैं और इनके भी कई उप सब्जेक्ट्स हैं, उप विषय कह सकते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है और 45 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है, अंतिम दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए हमने जैसा वादा किया था कि अफसरनामा सीरीज हम संपूर्ण बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अफसरनामा सीरीज को हम लाएंगे। और ये अफसरनामा का आज पहला दिन है और यह औपचारिक शुरुआत में कर रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस सिर्फ ये बताऊँगा कि शेष जो 45-46 दिन बच रहे हैं आपके हाथ में, उनमें किन सब्जेक्ट को पढ़ना है और किसको थोड़ा सा कम गंभीरता से लेना है और किसको सबसे कम गंभीरता से लेना है। और इसके लिए हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है और उस प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर मैं चाहता हूं कि अगर आप सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें और विशेषकर रिवीजन करें तो बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने में आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, बशर्ते कि आप अगर अभी से गंभीरता से तैयारी करने लग जाएंगे तो मेंस में भी अधिक परेशानी नहीं होगी और इंटरव्यू भी समझिएगा आपके हाथ में होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको ऑफिसर बनाने के लिए संपूर्णता में मार्गदर्शन देने के लिए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्लास उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत है हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा के हम आगे के सीरीज में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अब तक पिछले 10 बीपीएससी में कितने पूछे गए हैं, और उसके बाद हम 40 दिनों की रणनीति भी बताएंगे। ये अफसरनामा के दूसरे सीरीज में होगा। आज हम कुछ खास चीज़ों पर बात करेंगे और वह होगी आपकी प्रायोरिटी पर, क्योंकि 45-46 दिन में आपको किस सब्जेक्ट को अधिक पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है ये भी तय हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर, इवन की शक्ति दुबे जो इस बार आईएएस टॉपर है, उनका कहना है कि रिवीजन इज़ द मोर पावरफुल ऑफ अदर स्टडी टेक्निक्स। जो भी आपके पढ़ाई के तरीके हैं उनमें से रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है और ये रिवीजन भी सही दिशा में होना चाहिए, सटीकता के साथ होना चाहिए और उसके साथ अभ्यास भी होना चाहिए। हाँ, तो इस अफसरनामा सीरीज के अंतर्गत मैं लाया हूँ आपके लिए 71वीं बीपीएससी पीटी में कितना दिन रह गया है, तो 48 दिन रह गया है। अब 48 दिन में क्या हो सकता है, समय रहते आपने कितना पढ़ाई किया नहीं किया, ये तो मायने रखता ही रखता है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी 1-2 दिन में हो नहीं जाता है। कम से कम इसके लिए 1.5-2 साल का समय चाहिए। परंतु यदि कोई भी कमी रह गया है तो ये लास्ट टाइम में आप अधिक गंभीरता से, अधिक कंसंट्रेशन से और अधिक टाइम देकर चीज़ों को समझते हुए और सही दिशा में सटीक रणनीति के साथ आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो पिछले साल 1.5 साल में नहीं हुआ है। और बीपीएससी पीटी निकालना तो एक ऐसा है कि यह एक गेट पास है और अगर आप गेट के उधर गए तो उधर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी
और अगर आप पीटी नहीं निकाल पाए तो गेट के आप इस पार हैं, जहां आप बैठकर फिर से पीटी की तैयारी करेंगे, और जो पीटी पास कर जाएंगे वो फिर मेंस की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव होता है बीपीएससी पीटी। और इस 48 दिन में आपको क्या करना है, तो इस पर मैं खास चर्चा करूंगा। 48 दिन शेष बचा है। बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम कब है, तो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, कि 13 सितंबर को आयोजित होगा। 13 सितंबर को ये आयोजित होगा। ठीक है, अगर कोई फेरबदल ना हो तो हम मान सकते हैं कि 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसमें कि महज 48 दिन शेष है। अब तमाम सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज्ड हैं। वैसे विद्यार्थी जो कि इसके पहले भी 17वीं बीपीएससी दे चुके हैं, और 17वीं बीपीएससी में कुछ ऐसा हुआ, कई सारे आरोप लगे थे, कुछ विद्यार्थी डिजर्विंग कैंडिडेट भी छूट गए थे, ऐसा मैंने देखा। अब क्यों छूट गए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया, ये तो आप समझ ही रहे हैं। परंतु ऐसे में जो 17वीं बीपीएससी के भी विद्यार्थी हैं और जो फ्रेशर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनके मन में भी वो होगा कि ये 48 दिन जो शेष बचा है उसमें हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं पढ़ें। ये भी ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है ही, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या छोड़ें। ठीक है, और फिर क्या करें। ये काफ़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होती है, इससे निकलना काफ़ी ज़रूरी है, और इसके लिए चाहिए आपको सटीक मार्गदर्शन। तो उसके लिए मैं हूँ। और कहाँ अधिक फोकस करें, ठीक है, फोकस भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि आप आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ये काम यदि करेंगे तो बीपीएससी पीटी नहीं निकलेगा। फोकस वहाँ रखना है। कई सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि भाई बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहा है, तो पीटी के साथ साथ कोई उपन्यास पढ़ रहा है या कोई सिनेमा देख रहा है, नया मूवी आया, अरे उसके लिए समय है ना, बाद में कर लीजिएगा। अभी तो आपको जो काम है वो करना है ना। फिर आप पीटी दे के 1 सप्ताह 2 सप्ताह मनोरंजन करिए, फिर मेंस में लगिए। तो अभी का समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है। करियर की जो नींव है वो अगर आपने सही से नहीं बनाया तो आपका जो जीवन का जो मकान बनेगा तो किस पर बनेगा। आपने अगर नींव ही मजबूत नहीं डाला, और काफ़ी महत्वपूर्ण उम्र भी होता है। आमतौर पर 18 से 25 साल जो हमारा करियर बनाने का नींव होता है, करियर बनाने का जो उम्र होता है, और इसी उम्र में हमारे शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसके कारण काफ़ी भटकाव भी होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि वो फिर वही कहावत कहते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है बरसों। उस दुआ को उलट देते हैं। तो समय निकलते देर नहीं लगता है, और हर अवसर की एक जो है ना समय सीमा होती है, और उस समय सीमा में उस अवसर को यदि हम नहीं पहचाने तो हो सकता है कि आगे वो अवसर आपके पास दोबारा नहीं आए। तो ये ज़रूरी है कि हम वहाँ फोकस हों जहाँ हमें रिजल्ट आ सकता है, जो हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, जो एम्बिशन है, जो हमारा सपना है, उसके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। और कहावत में ही है कि जो सैनिक प्रशिक्षण में अपना पसीना बहाता है उसे रणभूमि में खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए हम अभी ही पसीना बहा लें, रणभूमि में खून क्यों बहाना है। तो कहाँ फोकस करें, और इसके लिए हमने बीपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत 10 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसका विश्लेषण करते हुए एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है। और उस प्रायोरिटी लिस्ट पर आपको हम ले चलेंगे, और तब जाके पता चलेगा कि कौन सा विषय पर हमें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, और किस विषय को थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो चलेगा। तो आइए, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट पर। और उस प्रायोरिटी लिस्ट में आप देखेंगे कि 3 ग्रुप हमने बनाया है, और ये 3 ग्रुप जो होगा, पहला कोर सब्जेक्ट का होगा, जहाँ से बीपीएससी द्वारा अधिक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप होगा वह सब्सिडरी 1 ग्रुप होगा, और तीसरा जो ग्रुप होगा सब्सिडरी 2 ग्रुप होगा। इस तरह से हमने बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जितने भी
सब्जेक्ट्स हैं और उसके सेगमेंट हैं, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है प्रायोरिटी 1, उसमें कोर सब्जेक्ट को रखा गया है। दूसरा जो भाग है प्रायोरिटी 2, उसमें सब्सिडरी सब्जेक्ट को रखा गया है। और तीसरा जो भाग है प्रायोरिटी 3, उसमें भी सब्सिडरी सब्जेक्ट को रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, बीपीएससी के लिए विषयों की टॉपिक और प्राथमिकता की अगर बात करें तो पिछले 10 साल के प्रश्नों का अध्ययन, पिछले 10 साल में जो भी बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन किया गया, उसका ट्रेंड एनालिसिस किया गया, उसका विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि पहला जो ये 4 पेपर हैं, पहला जो 4 सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और जनरल साइंस, ये चारों जो सब्जेक्ट हैं या सेगमेंट हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसके कई ऐसे चैप्टर हैं जिससे कभी कभी 3-4 सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो इसको हमने प्रायोरिटी 1 में रखा है और यह एक प्रकार का आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, यानी कुछ पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन ये 4 सेक्टर जरूर पढ़ के जाना है। तो उसमें पहला है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। अगर आप देखें तो कुल मिला के 25 से 30 सवाल इतिहास से होते हैं और अगर उसमें बिहार स्पेशल को भी मिला दिया जाए तो कम से कम 35 से 40 सवाल हो जाते हैं इतिहास का। और उनमें सर्वाधिक जो सवाल है यानी 15 से 20 सवाल वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पढ़ लेना है। आपने पढ़ा ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री। आप अगर 1857 के विद्रोह से शुरुआत करते हैं और 1950 के भारतीय संविधान लागू होने तक बीच में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो बलिदान दिया गया, जो धार्मिक जागरण हुआ, जो विभिन्न अंग्रेजी गवर्नर और वायसराय आए उनके द्वारा जो नीतियों को लागू किया गया, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि आपने अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन का समय हो गया है तो रिवीजन इसको ज़्यादा करेंगे। दूसरा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आप जान ही रहे 25 से 30 कभी कभी 35 सवाल तक पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स कोई एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ें नहीं है, परंतु करंट अफेयर्स को अगर हम आज भी अगर सिलसिलेवार ढंग से देखें और उसको नोट्स बनाकर पढ़ें और करंट अफेयर्स पर जो भी सवाल आपको प्रैक्टिस सेट या कहीं मिल रहा है उसको बनाने का यदि प्रयास करें तो निश्चित तौर पर आप इसमें अच्छा कर सकते हैं और अच्छे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं अफसरनामा के इस सीरीज में करंट अफेयर्स पर काफ़ी प्राथमिकता देते हुए मैं इस पर कम से कम 10 से 12 क्लास आयोजित करूंगा, तो इसको भी आप फोकस में रखिएगा। तो करंट अफेयर्स दूसरा सब्जेक्ट है, ये प्रायोरिटी 1 का कोर सब्जेक्ट का। और उसके बाद बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल क्या है कि ये बहुत कम समय में तैयारी होने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो अपना स्टेट है, इनके भूगोल के बारे में पढ़ लीजिए, इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए, कला संस्कृति के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ी सी राज व्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिए। तो 10 से 15 सवाल अमूमन यहाँ से आते हैं बिहार स्पेशल से और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये ट्रम्प कार्ड प्ले करता है। कई बार क्या होता है कि जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए हम बढ़त ले सकते हैं, उन पर हम बढ़त ले सकते हैं। और ये सब करने के लिए बहुत ग्रंथ को नहीं उलटना है, पतली सी किताब आती है कई पब्लिकेशंस की। एक बात मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई खास पब्लिकेशन को आपको रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते पब्लिकेशन खोल लिए हैं और वो अपने ही किताब को पढ़ने के लिए बोलते हैं। ये गलत है। आपको जो किताब पढ़ने में अच्छा लगता है वो पढ़िए। किसी को सब्जेक्टिव पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ऑब्जेक्टिव पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग तरह तरह के डिज़ाइन बनाकर जो दिया गया है उसको पढ़ना अच्छा लगता है, कोई घटना चक्र पढ़ता है, कोई जो है पूरा विस्तार से पढ़ता है। तो आपको जो अच्छा लगे वही पढ़िए, लेकिन बिहार स्पेशल की तैयारी आपको पतली सी किताब से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जनरल साइंस में भी जो जीव विज्ञान है, क्योंकि जनरल साइंस को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाएगा। तो वहाँ से
अगर 20 सवाल पूछा गया जनरल साइंस से तो 10 सवाल आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहेगा और 10 सवाल अकेले बायोलॉजी से हो सकते हैं। तो ये जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंतर्गत जो भी सवाल आएंगे, कभी कभी यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सवाल पूछ दिया जाता है, तो वो भी इसके अंदर समाहित रहेगा। तो ये 4 जो सब्जेक्ट हैं वो कोर सब्जेक्ट हैं। इसकी तैयारी आप अवश्य करेंगे, इसकी रिवीजन भी अवश्य करेंगे, नोट्स तो बनाए ही होंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। नया चीज़ पढ़ने के बजाय जो भी आपने पुराना पढ़ा उसको रिवीजन करिए। अब चलिए प्रायोरिटी 2 में। तो प्रायोरिटी 2 में सपोर्टिंग सब्जेक्ट है या सब्सिडरी सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो सपोर्टिंग सब्जेक्ट में अब आ जाइए कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं, 15 सवाल हो सकते हैं, 15 से कभी कभी 20 सवाल भी आ जाता है। तो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी हो गया, फिर जो है ज्योग्राफी, दूसरा नंबर पर ज्योग्राफी को रख लीजिए। और ज्योग्राफी को काफ़ी विस्तार से पढ़ना है, खास करके इंडियन ज्योग्राफी को, और इसमें मैप जरूर पढ़ना है। इवन कि मैं तो कहता हूँ कि जो भी मैप है, चाहे संसार का मानचित्र हो या भारत का मानचित्र हो या बिहार का मानचित्र हो, उसको लेकर अपने जो स्टडी रूम है वहाँ पर लगा दीजिए, साट दीजिए। इसके अतिरिक्त आप मैप का, जैसे ऑक्सफोर्ड एटलस है या एटलस की कोई भी किताबें हैं, उसको आप रोज़ाना उलटिए और उलट कर देखिए, खास करके जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, गाजा पट्टी, ये कहाँ है, किस लोकेशन में स्थित है, आसपास के महासागर कौन से हैं, कौन से देश हैं वहाँ पर, तो उसको देखना ज़रूरी है। अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध हो गया, अचानक युद्ध शुरू हो गया, फिर युद्ध विराम भी हो गया है, तो वो देखना है। आप ये देखिए कि यूक्रेन कहाँ है और क्यों रूस के साथ लड़ाई हो रहा है, अगल बगल में कौन से देश हैं, क्या उसका ज्योग्राफिकल या भौगोलिक संरचना है, उसको देखना है। इसके अतिरिक्त अमेरिका कहाँ है, ईरान कहाँ है, जो हालिया घटना हुआ है उसको भी ज़रूर देखिए। और जो भी संसार की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, उसको भी ज़रूर आप ध्यान में रखिए। तो ज्योग्राफी को दूसरे नंबर। उसके बाद आप मैथ को रखिए। मैथ को हमने इसलिए दूसरे में रखा कि पहला तो ये ज़रूरी है, ठीक है। और अमूमन आमतौर पर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, तो मैथ उसका काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। तो अगर मजबूत नहीं है तो मैथ को भी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर मैथ आपने बना लिया तो इसमें 2 ही चीज़ हो सकता है, या सही होगा या गलत होगा। अगर आपका बन गया मैथ तो बिल्कुल सही होगा, यानी 100% एक्यूरेसी आएगी उसमें, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैथ बहुत ज़रूरी होता है कि मैथ को आप देख लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर रखा है प्रैक्टिस सेट, यानी दूसरा प्रायोरिटी आपको प्रैक्टिस सेट पर देना है। और प्रैक्टिस सेट इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज़ों को हम अगर सैद्धांतिक ज्ञान थोड़ा बहुत ले लें और प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर ये प्रैक्टिस ही हमारा रिजल्ट आगे करवा सकता है, और हम जो है इसके माध्यम से भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने सुना है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। तो अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये हमें किसी भी कार्य को करने में दक्ष बनाता है। तो यहाँ भी कंपटीशन की दुनिया है, इसमें आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अब तीसरा प्रायोरिटी पर आते हैं, जो प्रायोरिटी 3 अदर सब्जेक्ट, इसको प्रायोरिटी 3 में रखिए। जो अदर सब्जेक्ट हैं कि इसको लास्ट में देखना है, ठीक है। अगर समय बचे आप रूटीन में ज़रूर रखिए, लेकिन इनमें आप कम समय दे सकते हैं। तो इसमें से एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, इसको आप देखिए, कम समय में इसकी तैयारी हो जाएगी अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको देखिए। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। समय मिले तो इसको भी पढ़िए। और इंडियन इकोनॉमी, इसको हमने अंतिम में इसलिए रखा है कि आमतौर पर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो उसका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वीक होता है, इकोनॉमिक्स को तैयार करने में थोड़ा समय चाहिए, तो अंतिम समय में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो इसमें जो भी इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी वगैरह है उसको समझ लीजिए कि क्या टर्म है, आयात निर्यात क्या है, ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है, और विशेषकर इसमें भी करेंट न्यूज।
तो करेंट न्यूज को जरूर देखना है, वो चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या कहीं भी हो। तो ये आपका बीपीएससी पीटी के लिए विषयों और टॉपिक की जो प्राथमिकता था उसको हमने बताया। आप चाहें तो अपने अनुसार से इसमें थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन देखा है उसके आधार पर ये सही है। 71वें बीपीएससी पीटी में अब 48 दिन शेष बच गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आपने प्रायोरिटी लिस्ट देख भी लिया और उस अनुसार से हम कैसे कर सकते हैं? कुछ तो सर्वमान्य फार्मूला होता है, नियम होते हैं और उसके अनुसार से हर विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन बहुत बार कई चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग होता है और वहाँ पर कोई यूनिवर्सल रूल बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी को देर रात तक पढ़ना पसंद है और किसी विद्यार्थी को सुबह उठकर पढ़ना पसंद है, किसी विद्यार्थी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी विद्यार्थी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी विद्यार्थी को ग्रुप में पढ़ना पसंद है, कोई अकेला पढ़ना पसंद करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है और उसी के अनुसार से हम स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। स्ट्रेटजी प्लान एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी तैयारी का। बहुत बार कोई विद्यार्थी इसलिए असफल हो जाता है कि उनका कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं होता है। पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, कितना दिन में हमारा रिवीजन हो जाएगा, हम जो जिस एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं उसका कितना हम रिहर्सल किए हैं, कितना हम प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, कितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत किया है, आगे देखेंगे आगे देखेंगे आगे देखेंगे, और वो आगे समय उसका टलता चला जाता है और धीरे धीरे समय भी उसके हाथ से फिसलता चला जाता है। तो स्ट्रेटजी प्लान करना ज़रूरी है। और अगर आपने स्ट्रेटजी प्लान कर लिया कि हमको अमुक अमुक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक रूटीन बनाइए। रूटीन ऐसा जो व्यवहारिक हो। काफ़ी अधिक सख्त रूटीन भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऐसा रूटीन बना लिए 24 घंटा में से 18 घंटा का रूटीन बना लिया, उसका फॉलो ही नहीं कर पा रहे, 1-2 दिन फॉलो हुआ फिर नहीं हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप इससे बढ़िया है कि 10-12 घंटा का प्लान करिए कि हमको 24 घंटा में 12 घंटा पढ़ना है और 12 घंटा का कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, रूटीन बना लीजिए। तो ये रूटीन काफ़ी ज़रूरी होता है। ये रूटीन क्या होता है कि हमें सीमाओं में बांधता है, हमें डिसिप्लिन करता है, ठीक है, हमें अनुशासन में रखता है। अभी अगर कोई मित्र आपको कह रहा है कि चलिए आज अभी मार्केट घूम के आते हैं, तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास रूटीन रहेगा तो ये लगेगा कि अभी का समय जो है, अभी हमको क्या पढ़ना है, तो राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान पढ़ना है, ये हमारा रूटीन में है। और अगर हम चले गए मार्केट बिना मतलब का, तो ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इसको कब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगला दिन भी हमारा अगला टॉपिक का रूटीन सेट है। तो ये रूटीन काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद जो भी पढ़िए उसको नोट्स बनाकर पढ़िए, नोट्स में लिखिए और तदनुसार उसको फॉलो कीजिए, उसको रिवीजन करिए। वहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में सोचिए, दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। और नोट्स के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए या फिर कोई प्रैक्टिस सेट का जो बुक आता है मार्केट में उसको लेकर बनाइए, या अपने मित्रों के साथ बैठकर ही क्वेश्चन पर डिस्कस करिए। तो ये ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और ये सारा जो है सब होना चाहिए राइट वे में, यानी सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा क्या होता है इसको समय समय पर हम बताते रहते हैं। और भी आपके कोई शिक्षक हैं, प्रिय शिक्षक हैं, जिन्होंने सफलता का कोई एग्जाम्पल सेट किया है, वो बताएंगे। तो सही दिशा जो है ज़रूरी है, क्योंकि आप मेहनत करोगे, कितना भी मेहनत करोगे, अगर सही दिशा में नहीं करोगे तो वो मेहनत जो है बेकार जाएगी। तो मेहनत ज़रूरी है सही दिशा में। और ये क्या करना है, ये सारा चीज़ जो करना है, जो स्ट्रेटजी प्लान किए, रूटीन बनाए, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, और ये कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन किए और फिर छोड़ दिए और फिर कुछ दिन बाद मोटिवेशन आया तो ज़रूरी। तो ये मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है ना जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अनुशासन, और अनुशासन ही हमें निरंतरता को बनाए रखता है। तो निरंतर कोई काम को करिए, और यही निरंतरता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश की कहानी सुना होगा आपने
कि किस तरह से खरगोश के तेज दौड़ने के बावजूद भी कछुआ धीमी गति से मगर निरंतर चलते हुए जीत को हासिल किया था। तो यही है, ये निरंतरता ही आपको गो टू सक्सेस, सफलता दिलाने में मददगार सिद्ध होगा, इवेंट की सफलता की मंजिल तक जो है ये ले जाएगा। तो ये काम करिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे चैनल पर इससे संबंधित वीडियो भी है, और कहीं भी मैं जाता हूँ कंपटीशन या सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान देने के लिए, तो इसका ज़रूर मैं जिक्र करता हूँ। 7 फार्मूला है, सफलता के 7 सूत्र हैं, यानी एग्ज़ाम पास करने के लिए जो आपको सफलता मिलनी है, इसके लिए 7 फार्मूला है। और ये 7 फार्मूला इस प्रकार से है: रीड, राइट, थिंक, रिमाइंडर, रिमेंबर, डिस्कशन, रिवीजन और प्रैक्टिस। यानी क्या करना है, तो सबसे ज़्यादा है कि पढ़ना है, और जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा लिखना है। ठीक है, अब पढ़ना और लिखना हो गया, किसी किताब को पढ़ें और उसमें से ज़रूरी चीज़ को आप नोट्स बनाएं, अब उसके बारे में सोचना है, थिंक करना है, यानी उसके बारे में आपको सोचना है। ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बार बार अपने जहन में लाते हैं तो वो हमारी जो अस्थाई स्मृति है, जो परमानेंट मेमोरी है, वहाँ पर जाके सेव हो जाता है। तो सोचिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें याद करना पड़ता है, तो उसको याद भी करना है, यानी रट भी लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, कंसेप्ट बनाना है, रटना नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे कि रट लो, कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ही बातें अतिशयोक्ति है। आपको कंसेप्ट भी बनाना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, उसको रटना भी पड़ेगा। जैसे फार्मूला है या कुछ ऐसे तथ्यात्मक चीज़ है जिन्हें याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, तो रिमेंबर कर लीजिए। और अगर इतना आप 4 चीज़ कर लिए, पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, सोच भी लिए और रिमेंबर भी कर, तो हमारे पास, आपके पास जो है इतना कर लेने के बाद एक पावर आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगा। तो आप आ जाइए डिस्कशन में। डिस्कशन किन के साथ करना है, तो अपने मित्रों के साथ करिए, सहपाठियों के साथ करिए, अपने सीनियर के साथ करिए, अपने जूनियर के साथ करिए, घर में अगर भाई बहन है तो उनके साथ करिए। तो ये डिस्कशन काफ़ी ज़रूरी होता है। डिस्कशन क्या होता है, ये जो ज्ञान है एक जगह केंद्रित है, वो बढ़ता है। और ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जिसको जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। तो इस ज्ञान को बांटना है डिस्कशन के जरिए। और उसके बाद क्या है, ये हो गया। फिर जितना भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो दैनिक रिवीजन होता है, सुबह से शाम तक जो आप पढ़े उसका एक बार लास्ट टाइम में सोने से पहले सरसरी निगाह से उसको देख लेंगे, एक दैनिक रिवीजन हो गया। एक साप्ताहिक रिवीजन हो गया, सप्ताह में जो पिछले 6 दिनों में जो हमने पढ़ा, एक दिन रिवीजन का समय रखिए, उसको देखिए। और एक रिवीजन जो है आप या तो मंथली रख सकते हैं कि महीना में एक बार रिवीजन करेंगे, या फिर जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले सिर्फ रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है नई चीज़ों को पढ़ने के बजाय। तो रिवीजन करिए। और ये प्रैक्टिस जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर यहाँ आपका इन 5 चीज़ों का बेस बन गया तो रिवीजन और प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जो आप परफेक्ट होने के बावजूद भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर आपने रिवीजन नहीं किया और प्रैक्टिस नहीं किया। किसी चीज़ में आप लाख पारंगत हो, लेकिन अगर अभी आपने रिवीजन नहीं किया और उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो ये ज़रूरी है। और इसी को रूटीन के साथ करिए, कंटिन्यू करिए, निरंतर करिए, और ये आपको सफलता निश्चित तौर पर दिलाएगा। निश्चित तौर पर आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बनने में निश्चित तौर पर ये आपको सफलता दिलाएगा। अब देखिए, एक चीज़ हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसे अधिक मानेंगे, अतिशय मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थॉट है, ये जो कथन है, उन्होंने हमें जीवन के किसी न किसी पड़ाव में काफ़ी प्रेरित किया था। और यही कारण है कि काफ़ी छोटे स्तर, काफ़ी लो स्तर से, इसकी भी कहानी मैं कभी बताऊंगा कि मैं ऑफिसर कैसे बना।
तो मुझे जो सफलता मिलने में जो योगदान दिया, तो कहीं ना कहीं जो युग पुरुष थे, चाहे वो देश के हो विदेश के हो, उनके कथन, उनके उवाच, उनकी वाणी हमें प्रेरित करती थी। इन्हीं में से एक वाणी मैंने नेपोलियन बोनापार्ट का लिया है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक तरह से आप तानाशाह कह सकते हैं, और जो विश्व विजय का सपना लेकर निकला था और संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था। एशिया में भी आने वाला था, अफ्रीका में भी आने वाला था, लेकिन एक सफलता के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है, तो फिर इसकी पराजय हुई। लेकिन लगभग जो है मतलब 40-50 वर्षों तक पूरा यूरोप में हड़कंप मचाए हुए था। तो उनका एक कथन है, असफलता नामक शब्द, जो कहते हैं ना कि असफलता, असफल हो गए, हमारे किस्मत में नहीं था, सब गलत बात है। असफलता नामक जो शब्द है ये मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, ठीक है। जो मूर्ख होते हैं उनके शब्दकोश में ये पाया जाता है। और इस बात से मैं इतना इत्तेफाक रखता हूँ कि मैंने अपने जीवन में पाया कि सफलता क्या है, तो सफलता एक कला है। सफलता क्या है? सफलता प्राप्त करना एक कला है। क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सारे हमारे बैचमेट्स थे, क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, उनमें से कुछ सीनियर भी थे, कुछ जूनियर भी थे, कुछ ऐसे भी सीनियर थे जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन वो उतनी ऊंची मुकाम नहीं पा पाए, या काफ़ी सारे अपने क्षेत्र में असफल भी रह गए। तो उनके संबंध में यही मेरा कहना है कि वो तेज थे, वो परिश्रमी थे, उनके अंदर मेधा थी, क्षमता थी, सब कुछ थी, लेकिन उनके पास सफलता की कला नहीं थी, और इसलिए वे असफल हो गए। उन्होंने अवसर को नहीं पहचाना, उन्होंने मौके की नजाकत को नहीं समझा, और जिसके कारण से वे असफल हो गए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो अवसर है, इस अवसर को पहचानना सबसे बड़ी कला होनी चाहिए। और जिसने इस अवसर को पहचाना, जिसने इस अवसर को पहचाना और उस अवसर को मौके में तब्दील करना, उस अवसर को पकड़ने में कामयाब हो गया, सफलता उसकी कदम चूम रही है। बहुत बार क्या होता है कि हम जैसे विद्यार्थियों के पास संसाधन की कमी होती है, हमारी एक उम्र की जो सीमा है, जो उम्र का पड़ाव है, वो भी काफ़ी सारी परेशानियां उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में। और इस संकट में, जो संकट से उबारना सीख गया, जो इस संकट में जो हमारी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार अपने आप को ढालना सीख गया, जो आवश्यकता के अनुसार आविष्कार कर पाया। कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जिन्होंने अपने जीवन की समस्याओं या अपने टारगेट को अचीव करने में जो भी विघ्न और बाधा आ रहा है, जो हर्डल आ रहा है, उसको पार करने की कला सीख लिया, तो निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त करेगा। काफ़ी ऐसे विभूति हैं दुनिया में, हमने देखा कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को ही अनुकूल बनाया। जैसा कि आप देखते होंगे कि नाव में पाल बांधा जाता है, और वो पाल बांधने की कला इस प्रकार से होती है कि नाविक जो है अपने मन मुताबिक नाव को कभी हवा के अनुकूल दिशा में और कभी हवा के विपरीत दिशा में भी नाव को दौड़ाता है उस पाल के जरिए। तो आपके जीवन में भी अनुकूल परिस्थिति की जो इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि अनुकूल परिस्थिति कभी आए ही नहीं, तो आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आगे बढ़ना है। आपको संकट में ही
अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। आपको आपदा में अवसर बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो भी संसाधन है उसका सही इस्तेमाल करिए, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करिए, सही समय पर सही निर्णय लीजिए और अपना जो मेहनत है वो सही दिशा में करिए। आज के युवा को देखते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार इस संसार को बनाने के लिए, इस समाज को बनाने के लिए, अपने देश को ऊपर उठाने के लिए उनके बारे में ना सोचकर सिर्फ अपनी निजी और क्षणिक लाभ के लिए वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि जग में कोई भी संकट नहीं है और इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है, कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानवों के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो किसी परेशानी का, किसी संसाधनों का कमी का, कभी जो है जीवन में संकट का, कभी परेशानियों का रोना ना रोकर, उसका बहाना ना बनाकर हम उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं संकट को, उन्हीं चुनौतियों को ढाल बनाते हुए हम उसे अवसर में बदल सकते हैं और अपने सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। हमारे देश में कई महापुरुष हुए जिन्होंने चुनौतियों से लड़कर, तमाम कठिनाइयों से लड़कर अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त किया और दुनिया में ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय हुआ। तो ये बीपीएससी छोटी सी एग्ज़ाम कौन सी बड़ी बात है, अगर आप चाह लेंगे तो निश्चित तौर पर ऑफिसर बनेंगे। और रही मार्गदर्शन की बात, तो वो मैं इस 71वीं बीपीएससी में आपको पूरा मार्गदर्शन दूंगा, ये हमारा प्रॉमिस है, वायदा है। चलिए हम अफसरनामा के दूसरे सीरीज के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।